हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर जीके जीएस मस्ती हैंड रिटन नोट्स का जो है पीडीएफ का वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी अपना चल रहा है भारत का इतिहास, और भारत का इतिहास में अभी हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, और अभी दिवाली का मौसम है तो अगल बगल से पटाखा का आवाज़ आ सकता है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। सो भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको यही बताएंगे कि अगर आप ये क्लास करते हैं तो आपको जीके एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा नोट्स कहीं नहीं देखने वाला है। ठीक है, पूरे नोट यूट्यूब पे अगर आप ऐसा नोट्स कहीं खोजने जाइएगा तो किसी भी मास्टर का ऐसा नोट्स नहीं है। ठीक है, जो जगदेव सर करवा दिए हुए हैं, जो इनका नोट्स है सबसे बेस्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि इनका जो नोट्स का जो लिखने का तरीका है वो इस तरीके से लिखे हुए हैं कि कोई भी स्टूडेंट, अगर नया स्टूडेंट भी अगर पढ़ेगा ना तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए। और अभी अपने चैनल पे जो है अभी अपने चैनल पर जो है गुप्त काल तक हम ख़त्म कर दिए हुए हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत का राजवंश। ठीक है, तो फिर हम वही बता रहे हैं ना आपको कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको यही इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर आप ये वीडियो पूरा फुल वॉच कर लेते हैं तो आपका जो है जो भी टॉपिक होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी भी मास्टर से दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग भीड़ से निकलिए। आप लोग समझते क्यों नहीं हैं? मास्टर से पढ़िएगा तो एक छोटा छोटा बात करके वो जो लंबा तीर के ले आता है, ठीक है, जो 5 मिनट में ख़त्म होने वाला रहता है वो 20-25 मिनट में ख़त्म करता है। तो आप बात को समझिए। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, तो दक्षिण भारत का इतिहास पेज नंबर 48। चलिए, दक्षिण भारत का इतिहास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग इत्मीनान से एकदम बैठिए और ध्यान से समझिए। ठीक है, और जो है ये इसको अगर आप कर लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक तो आपको किसी का भी नोट्स, किसी भी टीचर का वीडियो नहीं देखने का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और ये जो नोट्स है आपको लूसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया और दृष्टिक्युक बुक हो गया, ये तीनों बुक का एकदम संग्रह है। ठीक है, आप मिला करके देख लिए, और कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस नोट्स में खोज सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम ये जो नोट्स है ना एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स है। ठीक है, अब इसके बारे में हम ज़्यादा तारीफ़ करेंगे तो आपको लगेगा कि ज़्यादा ही तारीफ़ कर दिया। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, दक्षिण भारत का इतिहास अगर हम लोग करते हैं, 1 मिनट इसको जो कर ले भरा। चलिए, दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास अगर हम शुरू करते हैं तो संगम काल। सबसे पहले हम लोग संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। संगम काल का अर्थ क्या होता है? संगम काल का अर्थ होता है गोष्ठी, परिषद, सम्मेलन एवं कवि एवं विद्वान। ठीक है, ये सारे चीज़ जब किसी काल में होता है तो उसको बोलते हैं संगम काल। इतिहास में जो है 3 संगम काल का वर्णन मिलता है। ठीक है, और 300 BC से लेकर 300 AD के बीच में। ठीक है, और पांड्य द्वारा संगम काल जो है बताया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है संगम, और ये संगम किस स्थान पे हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन था और इसके रचनाकार कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला संगम का बात करते हैं। तो पहला संगम हुआ था दक्षिण मदुरै में, दक्षिण मदुरै स्थान पे हुआ था, और उसका अध्यक्ष था अगस्त्य ऋषि। ठीक है, दूसरा संगम की बात करते हैं तो दूसरा संगम हुआ था स्थान कपाटपुरम में। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष था वो था अगस्त्य ऋषि। और तीसरा संगम की बात करते हैं तो ये हुआ था उत्तरी मदुरै में हुआ था, और इसका अध्यक्ष था नकियर। ठीक है, तो अगर दूसरा संगम में अगर हम लोग जाएंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तमिल व्याकरण। तमिल व्याकरण के लेखक कौन है? तमिल व्याकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? तमिल व्याकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? तोल्कापियम। और इसका लेखक क्या है? इसके लेखक का नाम है तोल्कापियर। ठीक है, तो ये दोनों मिलता जुलता नाम है, तो आप इसको याद रखिएगा। तमिल
तोलका, तमिल तोलका, तोलका से याद हो जाएगा तोलक, तमिल, इस तरह से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा तमिल व्याकरण, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तमिल रामायण। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तमिल रामायण किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इरावतारम को तमिल रामायण बोलते हैं, ठीक है। जैसे जिस तरीके से हम लोग का उत्तर भारत में रामायण होता है, राम जी का रामायण, इसी तरीके से दक्षिण भारत में जो है तमिल रामायण जो है इसको कन्वर्ट किया गया है। तो इसके लेखक है कंबम। इरावतारम के लेखक कौन है? कंबन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। संगम काल के राज्य, संगम काल के राज्य। कृष्णा नदी के दक्षिणी में अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ था। कितने राज्यों का उदय हुआ था? तो 3 राज्यों का उदय हुआ था, चोल, चेर और पांड्य, ठीक है। चोल, चेर और पांड्य, 3 राज्यों का उदय हुआ था कृष्णा नदी के दक्षिण में। अब हम लोग यहाँ पे देखो वंश, स्थान, राजधानी, प्रतीक चिन्ह और प्रतापी शासक के बारे में बात करेंगे, तीनों राज्यों के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेर वंश। चेर वंश किस स्थान पे हुआ था? तो ये हुआ था केरल में, ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी वो थी वंचू करुवर, और इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष, और इसका जो प्रतापी शासक था यानी चेर वंश का प्रतापी शासक था सेन गुतवन था, ठीक है। पत्नी पूजा, कन्या पूजा शुरू करवाया था सेन गुप्तवन जो चेर वंश का प्रतापी शासक था, उसने पत्नी पूजा और कन्या पूजा यानी कि इसे स्त्री पूजा का बात कर रहा है, ये स्त्री पूजा का बात किया था सेन गुतवन ने। वही अगर हम पांड्य वंश की बात करेंगे, पांड्य वंश तो दक्षिण तमिलनाडु और इसकी जो राजधानी है वो है मदुरै, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ हो गया? मदुरै, और इसका प्रतीक चिन्ह था मछली था, ठीक है। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह था मछली, और पांड्य वंश का प्रतापी शासक का अगर हम बात करेंगे तो नेंडुजिलियन, ठीक है। नेंडुजिलियन जो है पांड्य वंश का प्रतापी शासक है। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो चोल वंश की बात करते हैं। तो चोल वंश है उत्तर तमिलनाडु में चोल वंश और दक्षिण तमिलनाडु में पांड्य वंश। तो उत्तर तमिलनाडु में है तो उसका जो राजधानी है कावेरीपट्टनम। चोल वंश का राजधानी कावेरीपट्टनम, और प्रतीक चिन्ह इसका अगर बात करें तो बाद हो जाएगा। इसका प्रतापी शासक जो है करिकल है। करिकल जो है ब्राह्मण था और सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। इसका जो नौसेना था वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और इसने नहर का निर्माण करवाया और श्रीलंका पर आक्रमण भी करवाया था, ठीक है। कलिकल ने श्रीलंका पर आक्रमण करवाया था, नहर का निर्माण करवाया था, और इसका नौसेना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, प्रतापी शासक था और ब्राह्मण था करिकल। करिकल किस जगह से संबंधित है? तो उत्तरी तमिलनाडु यानी चोल वंश से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तमिलों का रामायण किसको बोलते हैं? तमिलों का रामायण किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं रामावतारम को। रामावतारम को तमिलों का रामायण बोलते हैं, और इसके जो लेखक है कंबन। कौन सी सदी में? 12वीं सदी में। 12वीं सदी में यानी कि इसे 1100 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में, ठीक है। इस तरीके से संगम काल में व्यापारी को वेनिगर कहते थे। वेनिगर, अब एग्जाम में पूछेगा, एक शब्द दे देगा वेनिगर किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा व्यापारी से, जो है कारोबारी से, इस तरीके से देगा। तो व्यापारी से वेनिगर कहते थे। संगम काल में किसान को क्या बोलते थे? फिल्लाह बोलते थे। फिल्लाह। वेनिगर को व्यापारी बोलते थे, फिल्लाह को किसान बोलते थे। और संगम काल में शुभ पक्षी एवं शुभ देवता कौवा और मरुगन था, ठीक है। शुभ पक्षी किसको बोलते थे? कौवा को बोलते थे, और शुभ देवता मरुगन को बोलते थे। जब आप साउथ का मूवी देखोगे ना तो उसमें बार बार नाम आता है किसी भी, अगर भगवान मरुगन, ठीक है, तो ये यही देवता हैं। साउथ के देवता मरुगन को बोलता है, और कौवा को वो लोग शुभ पक्षी बोलते थे उस समय। कुराल तमिल साहित्य तिरुवल्लुवर, ठीक है। शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया था?
इलांगो ने किया था। शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो ने किया था। जीवक चिंतामणि की रचना, जीवक चिंतामणि की रचना किसने किया था? तिरुक्त देवर ने किया था। किसने किया था? तिरुक्त देवर ने किया था। वही अगर हम मणि मैकले की रचना की बात करेंगे तो शीतलैतनार ने किया था। मणि मैकले की रचना शीतलैतनार। जीवक चिंतामणि की रचना तिरुवक देवर ने किया था। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है जब भी आप इसको याद करना चाहेंगे तो आप एक दूसरे से इसको जो है रिलेट करके याद कर लीजिएगा, कोई भी कहानी बनाकर याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश को ही हम लोग जो है वातापी, देखो चालुक्य वंश जो है दो भाग में बटा हुआ है, एक वातापी है और एक बादामी है। और इसकी जो शाखा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चालुक्य वंश की शाखा। पहला शाखा में वातापी और बादामी है, दूसरा में कल्याणी है और तीसरा में बेंगी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वातापी और बादामी चालुक्य के बारे में। ठीक है, तो जय सिंह को वातापी और बादामी का संस्थापक माना जाता है। इसकी जो राजधानी थी, इसका राजधानी ही वातापी और बादामी बीजापुर के निकट है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो है वातापी बादामी से संबंधित है। वातापी के चालुक्य के सबसे महान शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय क्या था? महान शासक था। ऐहोल अभिलेख लेखक रवि कीर्तिम। ऐहोल अभिलेख जो है किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसके लेखक जो थे रवि कीर्तिम। ठीक है, इसने नर्मदा नदी को पार करके 618 ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। अभी से हम लोग जब गुप्त काल पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे कि हर्षवर्धन जो है दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है, लिखे। ठीक है, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा देता है ना। तो ये वही वाला बात वहीं पे फिर से दोहराया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय जब नर्मदा नदी को पार करके 618 ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर दिया और परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित कर करके कौन सा उपाधि धारण किया? तो परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। हर्षवर्धन के हार जाने के बाद हेनसांग पुलकेशिन द्वितीय के दरबार आ गया। हेनसांग आपको पता ही है चीन से आया था। 629 ईस्वी में हेनसांग चीन से निकला और भारत पहुंचा 630 ईस्वी में। हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसने दक्षिण भारत में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया। किसने पराजित किया है? तो पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण शासक महेंद्र वर्मन को क्या किया? पराजित कर दिया और दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण कर लिया था। ठीक है, इसने दोबारा से पल्लव पर आक्रमण किया किंतु पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने इसे पराजित कर दिया। नरसिंह वर्मन ने इसे पराजित कर दिया और उसका पीछा करते हुए उसकी राजधानी वातापी तक पहुंच गया एवं वातापी जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, वातापी कोंड की उपाधि कौन धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। ठीक है, तो इसको हम टिक लगा देते हैं। वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने और पुलकेशिन दो की हत्या कर दिया था। ठीक है, तो पुलकेशिन की हत्या किसने किया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने किया था। पुलकेशिन दो के हार के बाद हेनसांग नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में आ गए। यार हमको लगता है कि हेनसांग पहले जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में था, फिर पुलकेशिन द्वितीय में आ गया। पुलकेशिन द्वितीय मर गया तो फिर वो नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में आ गया। तो कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में बात करते हैं। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन। वातापी बादामी जो वंश था उस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो था कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन की हत्या दंती दुर्ग ने कर दी। ठीक है, तो इसकी हत्या दंती दुर्ग ने कर दी और इसके स्थान पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दिया और चालुक्यों को अपना सामंत बना लिया। अपना सामंत बना लिया। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट वंश 752 AD से लेकर 973 AD के बीच में चलता है राष्ट्रकूट वंश।
राष्ट्रकूट का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट का संस्थापक माना जाता है। माना जाता क्या है, वो है। तो उसकी जो राजधानी थी, ये पूछता है मानखेट। मानखेट या फिर मानखेर इसकी राजधानी थी राष्ट्रकूट की। कृष्ण प्रथम की बात करेंगे, ठीक है। कृष्ण प्रथम किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है राष्ट्रकूट वंश से। महाराष्ट्र में एलोरा के मंदिर बनवाया था। कृष्ण वन ने महाराष्ट्र में एलोरा कैलाश मंदिर बनवाया। तमिलनाडु में कांची के कैलाश मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन II ने, तमिलनाडु में जो कांची के कैलाश मंदिर है, कांची के कैलाश मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, ठीक है। इसे एकाशम मंदिर भी कहा जाता है। एकाशम मंदिर किसको बोलते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर को बोलते हैं एकाशम मंदिर, ठीक है। कांची के कैलाश मंदिर को किसने बनवाया था, तो कांची के कैलाश मंदिर को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर को बनाया था कृष्ण वर्मन प्रथम ने, कृष्ण प्रथम में ऐसे बोल सकते हो। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, किसी भी टीचर के वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है फालतू वहाँ पर जाकर टाइम वेस्ट करने का। जितना आप लोग खुद से पढ़िएगा उतना ध्यान में रहता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ध्रुव के बारे में। तो ध्रुव एक शासक था। इसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष में उन्होंने भाग लिया और जीत के बाद धारावर्ष की उपाधि धारण किया था, ठीक है। आप पूछ सकता है कि ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और इसने कौन से उपाधि धारण किया था, तो धारावर्ष की उपाधि धारण किया था ध्रुव ने। ध से ध्रुव, ध से धारावर्ष। इसने पाल शासक धर्मपाल और गुर्जर प्रतिहार शासक नागभद्र II को हराया था त्रिपक्षीय संघर्ष में, ठीक है। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल शासक धर्मपाल को और गुर्जर प्रतिहार शासक नागभद्र II को हराया था त्रिपक्षीय संघर्ष में, ठीक है। क्लियर है। आप आगे चलते हैं। गोविंद थ्री, अब आप लोग पढ़ेंगे गोविंद थ्री के बारे में। त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लेते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में गोविंद थ्री भी भाग लेते हैं। इसने पल्लव, पांड्य, केरल, गंग से बने संघ को नष्ट कर दिया, ठीक है। इसने क्या कर दिया, संघ को नष्ट कर दिया। जो पल्लव, पांड्य, केरल, गंग से जो चारों मिल करके जो संघ बनाए थे उस संघ को ही ख़त्म कर दिया गोविंद थ्री ने। अब हम लोग बात करेंगे अमोघ वर्ष के बारे में। अमोघ वर्ष के बारे में हम लोग बहुत ही पहले सुने होंगे। सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक था, ठीक है। यह सबसे विद्वान शासक था। इसने पुस्तक लिखा है कवि राजमार्ग, ठीक है। इसकी जो भाषा है कन्नड़ भाषा में लिखा है कवि राजमार्ग, क से कविराज, क से कन्नड़। इसके दरबार में 3 विद्वान रहते थे। अमोघ वर्ष के दरबार में 3 विद्वान रहते थे, जिनसेन, महावीराचार्य और शक्तियान, ठीक है। ये तीनों का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जिनसेन के पुस्तक का नाम है आदि पुराण, इनके पुस्तक का नाम है आदि पुराण। महावीराचार्य के पुस्तक का नाम है गणित सार संग्रह। अभी जो हम लोग सार संग्रह पुस्तक पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, तो उसी टाइप से भी गणित सार संग्रह पुस्तक लिखा था महावीराचार्य ने। शक्तियान पुस्तक जो है लिखा था अमोघ वृत्ति ने, ठीक है। शक्तियान ने एक पुस्तक लिखा था, उनका नाम है अमोघ वृत्ति ने, ठीक है। इसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि धारण कर लिया था। जल समाधि किसने धारण किया था, तुंगभद्रा। अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि तुंगभद्रा नदी में जल समाधि किसने धारण किया, तो अमोघ वर्ष ने धारण किया था। अब हम लोग यहाँ पे देखिए कृष्ण दो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। कृष्ण थ्री भी है। इसके दरबार में अलम सूदी नामक अरबी यात्री आया था। अलम सूदी नामक अरबी यात्री इसके दरबार में आया था इंद्र थ्री के दरबार में। अगर हम लोग कृष्ण थ्री की बात करें, कृष्ण थ्री के बारे में बात करें, इस वंश के अंतिम योग्य शासक थे। इनके दरबार के त्रिरत्न और कन्नड़ रत्न, इस ऐसे हो सकते हैं, इनके दरबार में त्रिरत्न और उसको ही कन्नड़ रत्न बोलते थे। इसका जो नाम था पंप, पोन और रन, ठीक है। 3 नाम है इसका, और इसको बोलते हैं जो
पुन जो है ना, पुन, इन्होंने शांति पुराण की रचना किया था। ठीक है, ऐसे याद रखना आपको कि पुन ने शांति पुराण की रचना किया था। अब हम लोग बात करेंगे कर्क टू के बारे में। कर्क टू के बारे, इस वंश के अंतिम अयोग्य शासक, योग्य शासक के बारे में बात करेंगे तो कृष्ण थ्री, और कर्क टू जो है अंतिम अयोग्य शासक। इसकी हत्या तैलप दो ने कर दी, हत्या तैलप दो ने कर दी और चालुक्य वंश की पुनः स्थापना कर दिया। ठीक है, जो चालुक्य वंश, जो दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश को समाप्त कर दिया था, फिर से जो है तैलप दो ने कर्क दो को मार करके चालुक्य वंश की पुनः स्थापना कर दिया था। ठीक है, तो चालुक्य वंश का जो हम लोग फिर से पढ़े कल्याणी। अभी हम लोग वातापी बादामी जस्ट पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग राष्ट्रकूट में आ गए, फिर राष्ट्रकूट खत्म होकर के फिर से चालुक्य वंश का स्थापना होता है, तैलप दो करता है, और हम लोग उस समय अब हम लोग पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य। अभी कल्याणी के चालुक्य हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं, और बाद में हम लोग का जो है बेंगी चालुक्य भी आएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग का चल रहा है कल्याणी चालुक्य। तो इसने जो है तैलप दो ने, इस वंश का स्थापना कौन किया था? तो तैलप दो ने स्थापना किया था। ठीक है, राजधानी था इसका मानखेट, और सोमेश्वर, इसने अपनी राजधानी मानखेट से कल्याणी स्थानांतरित किया था। ठीक है, सोमेश्वर जो शासक थे, इसने अपनी राजधानी मानखेट से हटा करके कल्याणी स्थापित कर दिया था। चोल शासक राजेंद्र चोल से हार कर सोमेश्वर प्रथम ने कुरुवती के पास तुम्भद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया। तुम्भद्रा नदी में डूब करके आत्महत्या कर लिया कौन? सोमेश्वर। चोल, फिर से पढ़ देते हैं, चोल शासक राजेंद्र चोल से हार कर, ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने राजेंद्र चोल से हार गया। ठीक है, और इसने तुम्भद्रा नदी में जा करके डूब करके आत्महत्या कर लिया था। विक्रमादित्य सिक्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट शासक है विक्रमादित्य सिक्स। सबसे महान शासक था। इसके दरबार के विद्वान थे, कौन थे? विज्ञानेश्वर और विल्हन था। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा था, और इसके लेखक है, मिताक्षरा के लेखक है पिनाकेश्वर। विज्ञानेश्वर, ठीक है। विक्रमांक देव चरित के लेखक है विल्हन। विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है? तो विल्हन है। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े कल्याणी चालुक्य। अब हम लोग पढ़ते हैं बेंगी चालुक्य। हम पहले बता दिए थे कि बेंगी चालुक्य भी बाद में आएगा। तो चालुक्य का तीसरा जो पार्ट है वो है बेंगी चालुक्य, और ये बेंगी चालुक्य बस इतना सा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो विष्णुवर्धन, इस वंश का जो संस्थापक है विष्णुवर्धन है, और स्थान है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इनकी जो राजधानी है बेंगी है। विजयादित्य थ्री इस वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस यही जो है संस्थापक, राजधानी और अंतिम शासक यही पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं अब पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से, इत्मीनान से पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, छोटा ही हो गया। चलिए, पल्लव वंश के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 575 एडी से लेकर 900 एडी के बीच में ये अपना शासक कर रहा है। ठीक है, तो सिंह विष्णु जो है इस वंश का संस्थापक है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु है। राजधानी है कांचीपुरम। ठीक है, कांची बोलो या फिर कांचीपुरम बोलो। ये है कि यहाँ है तो तमिलनाडु में है। पल्लव वंश तमिलनाडु साइड, तमिलनाडु। सांस्कृतिक राजधानी इसकी है मामल्लपुरम। ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी, और इसकी राजधानी कांचीपुरम नॉर्मल राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी मामल्लपुरम में है। अवनी सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण किया था। इसके दरबार में भारवी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने
किराता अर्जुनियम नामक पुस्तक लिखी थी। भारवी ने किराता अर्जुनियम नामक पुस्तक लिखी। भारवी नामक विद्वान किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। सिंह विष्णु का संस्थापक है, सिंह विष्णु ने पल्लव वंश का संस्थापक किया था। पल्लव वंश का राजधानी क्या है? तो कांचीपुरम है। अगर हम लोग पूछेंगे, देखिए अगर पल्लव वंश का सिर्फ राजधानी पूछेगा तो कांचीपुरम हो जाएगा। अगर पल्लव वंश का सांस्कृतिक राजधानी पूछेगा तो मामल्लपुरम हो जाएगा। ठीक है। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह का उपाधि धारण किया था। भारवी नामक विद्वान जो है सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे और भारवी ने किराता अर्जुनियम नामक पुस्तक लिखी थी। मामल्लपुरम में आदि वराही मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। आदि वराही मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सिंह विष्णु ने करवाया था। मामल्लपुरम क्या है? तो सांस्कृतिक राजधानी है, इसीलिए इन्होंने आदि वराही मंदिर का वहाँ पे निर्माण करवाया। ठीक। अब आगे चलते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम है। इसने वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया और दक्षिण पतेश्वर का उपाधि धारण कर लिया। महेंद्र वर्मन प्रथम को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था। आप हम लोगों ने जस्ट पहले पढ़ा है। और दक्षिण पतेश्वर का उपाधि धारण किया था। ठीक है। किसने धारण किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। बस यही उसमें लिखा हुआ। ये जैन धर्म के उपासक थे। महेंद्र वर्मन जैन धर्म से संबंधित था, किंतु संत अप्पर ने शैव धर्म ग्रहण करवाया था। संत, इसीलिए अब संत अप्पर के बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा। संत अप्पर ने महेंद्र वर्मन प्रथम को शैव धर्म ग्रहण करवाया था। ठीक है। और इसने महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक पुस्तक लिखा था, इसका नाम था मत विलास प्रहसन। संस्कृत में लिखा था। मत विलास प्रहसन किस में लिखा था? तो संस्कृत में लिखा था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, इसके समय पुनः पुलकेशिन II ने आक्रमण किया। ठीक है। नरसिंह वर्मन II के समय में पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया, किंतु पुलकेशिन II को नरसिंह वर्मन प्रथम ने मार दिया और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर वातापी कोंड की राजधानी की जो है उपाधि धारण कर लिया था। ठीक है। वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसने महामल्ल की उपाधि धारण किया था। महामल्ल की उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसने महाबलीपुरम में रथ मंदिर, सप्त पैगोडा, जिसे एकाशम मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया। इसने महाबलीपुरम में रथ मंदिर, जिसको सप्त पैगोडा कहते हैं और उसको एकाशम मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। रथ मंदिर की संख्या कितनी है? तो 7 है। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। रथ मंदिर की संख्या कितनी है? 7 है। इसके दरबार पहले जो है 3 नाम हम लोग पढ़ लेते हैं। द्रौपदी रथ, पांडव रथ, गणेश रथ। सबसे छोटा रथ मंदिर है द्रौपदी रथ, सबसे छोटा है। सबसे बड़ा रथ मंदिर है पांडव रथ। ठीक है। और पांडव रथ को ही धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से बनाया गया है, इसीलिए सबसे बड़ा रथ, क्योंकि युधिष्ठिर सभी भाइयों में सबसे बड़े थे, इसीलिए सबसे बड़ा रथ बोलते हैं पांडव को। द्रौपदी जो है सभी भाइयों के बाद जो है उनकी पत्नी थी, तो उन्हीं के नाम पर सबसे छोटा रथ बनाया गया है। और ये जो है तीसरा गणेश रथ है। इसके दरबार में हेनसांग आए थे। हेनसांग जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में आया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में सबसे पहले हेनसांग सबसे पहले हर्षवर्धन के दरबार में है। ठीक है। जब हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय मार दिया तो हेनसांग फिर चला गया पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। जब पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन द्वितीय ने मार दिया तो हेनसांग क्या हुआ? हेनसांग नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में आ गए। ठीक है। तो जैसे जैसे शासक मारते गए, वो जो है सबसे मजबूत शासक के दरबार में रह रहे थे। इस टाइप से हो सकता है। ठीक है। महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है।
इसके बाद जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद आते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय, लेकिन इसके बारे में जो है कुछ ज़्यादा खास बात नहीं होगा, इसलिए इसमें नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। परमेश्वर वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम उपाधि, इन्होंने उपाधि धारण किया था एकमल और लोकादित्य का, ठीक है, लोकादित्य का। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था, मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। और मामल्लपुरम क्या है? मामल्लपुरम जो है पल्लव वंश का सांस्कृतिक राजधानी है, ठीक है। देखिए इसमें छोटा से छोटा बात लिखा हुआ है, देखिए जब आप लोग अच्छे से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा, आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, देखना है, समझना है, तब जाके आपको याद रहने वाला है, ठीक ना। तो जीके जो है सब याद करता है और सब भूलता है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि रिवीजन, जितना आप रिवीजन करेंगे आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने उपाधि धारण किया था राजा प्रिय और आगम प्रिय का। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पल्लव वंश, पल्लव वंश में ये सारा है, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने उपाधि धारण किया था राजप्रिय और आगम प्रिय का। सांची का कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, और कांची के कैलाश मंदिर को ही राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण, ठीक है, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। कांची के कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। द्रविड़ शैली का शुरुआत इसी मंदिर से माना जाता है, ठीक है। द्रविड़ शैली का शुरुआत इसी मंदिर से जाना जाता है, ठीक है। महाबलीपुरम का शोर मंदिर, महाबलीपुरम का शोर मंदिर, और शोर मंदिर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। इसके दरबार में दंडी नामक विद्वान रहते थे, इसके नाम में दंडी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने दास कुमार चरितम नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी। दंडी ने क्या लिखा? दास कुमार चरितम किस भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने नंदी वर्मन द्वितीय के उपाधि धारण किया, नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद जो उत्तराधिकारी बनते हैं वो बनते हैं नंदी वर्मन द्वितीय। तो नंदी वर्मन द्वितीय कांची में वैकुंठ मंदिर बनवाते हैं और मुक्तेश्वर मंदिर कांची में बनवाते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर कांची में नंदी वर्मन द्वितीय ने 2 मंदिर बनवाया, वैकुंठ मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन इस वंश का अंतिम शासक। देखिए किसी भी वंश का अंतिम शासक और संस्थापक, राज्य और राजधानी, इतना चीज़ अगर आप याद कर लेते हैं तो लगभग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नॉर्मल अगर क्वेश्चन आता है तो अंतिम शासक कौन है? अपराजित वर्मन। अब पूछ देगा कि सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको यही पूछेगा कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन था, ठीक है, जिसे चोल शासक आदित्य वन ने पराजित कर दिया। चोल शासक आदित्य वन ने पराजित कर दिया और पल्लव वंश के स्थान पर चोल वंश की स्थापना कर दिया, ठीक है। इसी के साथ चोल वंश का स्थापना हो जाता है। पल्लव का अर्थ है लता, पल्लव का अर्थ है लता। पल्लव वंश का मुख्य धर्म है वैष्णव धर्म, ठीक है। अलवार संत वैष्णव धर्म। और इस समय प्रसिद्ध बंदरगाह का अगर हम लोग बात करते हैं, प्रसिद्ध बंदरगाह का बात करते हैं पल्लव वंश में, तो महाबलीपुरम था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चोल वंश के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि चोल वंश का स्थापना हुआ जस्ट अभी, तो विजयालय इस वंश के जो संस्थापक हैं विजयालय हैं। देखिए यहाँ पे जो है आदित्य वन ने भले ही पराजित किया हो, लेकिन चोल वंश का जो संस्थापक हो गया विजयालय हो गया। इन्होंने नर केसरी की उपाधि धारण किया था। नर केसरी की उपाधि धारण किसने किया था? विजयालय ने किया था। राजधानी इसका है तंजौर और तंजावुर तमिलनाडु, ठीक है। इसका जो राजधानी हो जाएगा वो हो जाएगा तंजावुर और तंजौर तमिलनाडु। फिर इसमें आता है कि आदित्य वन इसने पल्लव शासक अपराजित को पराजित कर दिया
जिससे कि पल्लवों का अंत हो गया। इन्होंने कोंडराम की उपाधि धारण किया था। कोंडराम की उपाधि धारण किया था। किसने किया था? तो आदित्य वन ने किया था। स्वतंत्र चोल वंश के संस्थापक है। स्वतंत्र चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो आदित्य वन है। ठीक है, विजयालय जो है चोल वंश के संस्थापक हैं, लेकिन हमको लगता है कि जो चोल वंश है वो अपराजित वर्मन के बनने से पहले स्थापना हो गया था। ठीक है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे संस्थापक विजयालय को माना जाता है और आदित्य वन को स्वतंत्र चोल के संस्थापक माना जाता है। इसीलिए बोलते हैं जब पल्लव वंश खत्म हो गया तो चोल वंश स्वतंत्र हो गया। तो जब स्वतंत्र हुआ इसीलिए इनको स्वतंत्र चोल वंश के संस्थापक माना जाता है, आदित्य वन को। ठीक है, परांतक, अगर हम लोग परांतक फर्स्ट के बारे में बात करें, इसने मदुरै जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया था। मदुरै जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया था परांतक फर्स्ट ने। परांतक फर्स्ट को राष्ट्रकूट शासक कृष्णथेरी ने तक्कोलम के युद्ध में पराजित कर दिया। कृष्णथेरी ने तक्कोलम के युद्ध में जो है तक्कोलम के युद्ध में पराजित कर दिया, जिसमें इसका बड़ा लड़का था राजा आदित्य मारा गया। इसको जो बड़ा लड़का था परांतक का बड़ा बेटा वो मारा गया। ठीक है, और एक अयोग्य शासक था। परांतक क्या था? परांतक फर्स्ट एक अयोग्य शासक था। फिर उसके बाद हम लोग आता है राजराज प्रथम जो है शैव धर्म से संबंधित था और इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर और राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। उत्तरी श्रीलंका शासक महिमा 5 जिसकी राजधानी अनुराधापुरम थी। उत्तरी श्रीलंका शासक महिमा 5 की राजधानी था अनुराधापुरम थी। इन्होंने आक्रमण किया और महिमा 5 दक्षिणी श्रीलंका रोहिणी भाग लिया। ठीक है, महिमा 5 कहाँ भाग गया? तो दक्षिणी श्रीलंका भाग गया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं भाग गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पे जो है आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो वहाँ का जो शासक था महिमा 5 जिसकी राजधानी थी अनुराधापुरम, वो भाग गया दक्षिण श्रीलंका। ठीक है, दक्षिण श्रीलंका में कहाँ भागा था? तो रोहिणी भागा था। इसी तरह से चोल वंश के प्रथम महान शासक थे राजराज प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बारे में बात करें तो इन्होंने उपाधि धारण किया था प्रक्रियश्री। ठीक है, इन्होंने उपाधि धारण किया था प्रक्रियश्री। इसने श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया। अब यह क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीलंका को किसने पूरी तरह जीत लिया था? ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम ने जीता था। सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। इसने बंगाल के पाल वंश के शासक महिपाल को भी पराजित किया था। बंगाल के शासक है महिपाल। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित कर दिया और गंगा जीतकर गंगई कोंड की उपाधि धारण किया। ठीक है, गंगा जीतकर गंगई कोंड की उपाधि धारण किया और वहाँ से गंगा जल को लाया। ठीक है, गंगा जल को लाया। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन एकदम तुरंत उठा सकता है। पहले तो यही उठाएगा कि गंगई कोंड की उपाधि किस पल्लव शासक ने धारण किया था। ठीक है, जैसे इनसे क्वेश्चन पूछेगा तो जितना भी स्टूडेंट होगा सब लड़बस आ जाएगा क्लासरूम में। ठीक है, तो एकदम डिटेल में पढ़ना एकदम ज़रूरी है क्योंकि आजकल के एग्जाम में डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। चलिए आगे चलते हैं। अपने शहर में उसने तालाब बनवाया। राजेंद्र प्रथम ने तालाब बनवाया, उसमें गंगा जल मिला दिया। ठीक है, उसी तालाब में क्या किया? वो गंगा जल मिला दिया और इस तालाब का नाम चोलगंगम रख दिया। तालाब का नाम क्या रख दिया? तालाब का नाम चोलगंगम रख दिया। गंगोई कोंड की उपाधि धारण किया और गंगा में से जल लाया।
गंगा से जल लाया और इसने अपने यहाँ तालाब बनवाया और तालाब का नाम रख दिया चोलगंगम, और उसी तालाब में गंगा जी का पानी इसमें जो है गंगा जल मिला दिया। अपनी राजधानी के बगल में एक नया शहर बसाया जिसे गंगई चोलमपुरम कहते हैं। गंगई चोलमपुरम जो है एक नया शहर बसाया, गंगई चोलपुरम कहते हैं उसको। इसने इंडोनेशिया पर आक्रमण किया। वाह भाई क्या बात है। इसने इंडोनेशिया पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक शैलेंद्र को पराजित कर दिया। तो इस तरीके से देखिए राजेंद्र प्रथम बहुत ही ज़्यादा प्रतापी शासक था भाई, ठीक है। तो इंडोनेशिया पे भी आक्रमण किया था और उसको जो है शैलेंद्र को पराजित भी किया था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे, ठीक है। तो जो गजनी के सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे, ठीक है। इन्होंने राजेंद्र प्रथम ने लक्षद्वीप को भी जीता था, ठीक है। लक्षद्वीप को भी जीता था राजेंद्र प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं विक्रम चोल के बारे में। विक्रम चोल के बारे में पढ़ेंगे। जनता अकाल तथा गरीबी से त्रस्त थी। विक्रम चोल जब आया तो वहाँ की जो जनता थी अकाल तथा गरीबी से त्रस्त थी। इसने टैक्स कर बढ़ा दिया भाई। एक तो खुद ही वहाँ पे इतना ज़्यादा गरीबी था और इसने और आकर टैक्स को जो है बढ़ा दिया। आजकल के नेता लोग का भी यही हाल है भाई। तो चिदम्बरम का मंदिर विष्णु का निर्माण करवाया। चिदम्बरम का मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया और जो विष्णु भगवान से रिलेटेड है, ठीक है। चिदम्बरम मंदिर में किस भगवान की मूर्ति है? तो विष्णु भगवान की मूर्ति है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो कुलोतुंग दो शैव धर्म के उपासक थे। इसने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की मूर्ति को मंदिर से हटवा कर समुद्र में फेंकवा दिया। ले भाई, इसको मरना तय लिखा हुआ है। चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की मूर्ति को हटवा कर समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे रामानुजाचार्य ने समुद्र से निकलवा कर तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित करवाया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने फेंकवा दिया मूर्ति को समुद्र में, तो रामानुजाचार्य ने उस समुद्र से मूर्ति को निकलवा करके तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित करवा दिया, ठीक है। तो राजेंद्र दो, उसके बाद जो है कुलोतुंग के बाद राजेंद्र दो आते हैं। इसने एक उपाधि धारण किया था वीर राजेंद्र की उपाधि धारण किया था राजेंद्र दो ने। फिर उसके बाद एक और राजेंद्र है, राजेंद्र थ्री, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक है राजेंद्र, और सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम था। अब हम लोग पढ़ेंगे संगम काल के समय में चोल वंश की राजधानी था उरैयूर। संगम काल के समय चोल वंश की राजधानी उरैयूर था। चोल का मुख्य धर्म था शैव। चोल का मुख्य धर्म क्या था भाई? शैव था। इसके समय अगर हम मुख्य बंदरगाह और पत्तन की बात करें तो कावेरी पत्तनम था। चोल की प्रसिद्ध जो वास्तुकला है नटराज की प्रतिमा है। हम लोग जानते हैं नटराज की प्रतिमा है चोल वंश का प्रसिद्ध वास्तुकला। चोल वंश के समय नौसेना काफ़ी मजबूत थी। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि चेर, चोल और पांडे इन सभी में से किसकी नौसेना काफ़ी मजबूत थी? तो किसकी थी? चोल वंश की जो नौसेना थी काफ़ी मजबूत थी। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की देन है। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की ही देन है भाई। चोल वंश का शासन, देखिए चोल वंश के हम लोग क्या करेंगे, शासन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है बटा हुआ था साम्राज्य। चोल वंश का जो साम्राज्य था 6 प्रांत में बटा हुआ था, 6 प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले साम्राज्य में आता है राज्य के अंदर में आता है जिला के अंदर में आता है ब्लॉक, और ब्लॉक के अंदर में आता है गांव।
ये अभी अपना चलता है, ठीक है। तो उस समय क्या था कि उनका जो साम्राज्य था 6 प्रांतों में बटा हुआ था, और उस समय राज्य को प्रांत बोलते थे या मंडलम बोलते थे। राज्य को क्या बोलते थे? प्रांत या मंडलम बोलते थे। उस समय जिला को, अभी जो हम लोग जैसे में जिला बोलते हैं, जैसे हम लोग का अपना अपना जिला होता है, तो उस समय जिला क्या बोलते थे? कोट्टम बोलते थे, कोट्टम। जैसे अपना ब्लॉक होता है, ठीक है, जैसे हम लोग के अपना जातीय आवासीय है किसी ब्लॉक से बनवाते हैं, तो जो ब्लॉक था उस समय ब्लॉक को नाडू बोलते थे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि हमको जाना है ब्लॉक जातीय आवासीय बनवाने, तो उस समय बोलता होगा वो लोग हमको जाना है नाडू जातीय आवासीय बनाने, समझ रहे हो ना। तो उस समय ब्लॉक को नाडू बोलते थे, और गांव को बोलते थे कुर्रम, गांव को बोलते थे कुर्रम, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे चोल वंश के भूमि के प्रकार के बारे में। भूमि के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि उस समय जो भूमि था कैसे कैसे था। वेलनवाई जो भूमि थी, गैर ब्राह्मण या जो ब्राह्मण नहीं था, किसान स्वामी की भूमि जो ब्राह्मण नहीं था, ठीक है, उसको वेलनवाई बोलते थे। ब्रह्माद्वय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, जो ब्राह्मण को उपहार में जो भूमि दिया जाता था उसको बोलते थे ब्राह्मणद्वय। तीसरा है शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को बोलते थे शाला भोग। देवदान या लिरून मठ इकनी, ठीक है, देवदान या लिरून मठ इकनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, ठीक है, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को हम लोग क्या बोलते थे? देवदान या लिरून मठ इकनी, मंदिर जो है उसको बोलते थे। पल्ली चंदनम भूमि का जो नाम था उसमें क्या था कि जैन संस्थानों को दान में दिया गया था, ठीक है, जैन संस्थानों को दान में दिया गया भूमि को क्या बोलते थे? पल्ली चंदनम। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए भैया, देखिए याद करने का एक ही ट्रिक है कि आप लोग इसके बीच में जो है रिलेट कीजिए, कोई भी कहानी मतलब बना दीजिए, और उस कहानी को देखिए, जैसे आप कहानी बनाकर याद कर लिए तो उसको जो है रिवीजन करते रहना है। अगर आप इसको रिवीजन नहीं कीजिएगा तो वो कहानी भूल जाइएगा आप। अगर आप उसको कहानी को रिवीजन करते रहिएगा तो आपको एग्ज़ाम हॉल में कभी नहीं आपको जो है भूलिएगा, ठीक है। लेकिन यही बात होता है ना कि इतना ज़्यादा पढ़ने वाला है, लेकिन कहाँ कहाँ हम लोग जो है रिलेट करके पढ़ेंगे। तो यही बात है कि आपको रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। जब जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे हम लोग उतना ज़्यादा याद कर रहेगा, ठीक है। हम भी भूल जाते हैं, रिवीजन करना सबसे बेस्ट है। अब हम पदाधिकारी के बारे में बात करेंगे। उच्च अधिकारी था उस समय, उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी। उच्च अधिकारी को बोलते थे पेरुनंदरम, और निम्न अधिकारी को बोलते थे सेरुनंदरम। अच्छा, एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा? एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही आएगा कि जैसे पेरुरंदनम से क्या मतलब संबंधित, किससे संबंधित है, ये पूछेगा कि पेरुरंदनम किससे संबंधित है। ऑप्शन में रहेगा उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी, ग्राम प्रधान, दंड पाशिका, ठीक है। तो आपको याद रहेगा पेरुरंदनम किसको बोलते थे, तो आप बना देंगे। पेरुरंदनम बोलते थे उच्च पदाधिकारी को, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्नौज के लिए त्रिस्तरीय युद्ध, ठीक है। तो कन्नौज के त्रिस्तरीय युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। ये जो मैप आपको दिया हुआ है, ये मैप देखिए, यहाँ पे मिहिर भोज है, नागभट्ट है, वत्सराज है, गुर्जर प्रतिहार वंश इस एरिए में था, कन्नौज वंश यहाँ पे था, ठीक है। पाल वंश जो था बंगाल में था, राष्ट्रकूट जो है दक्षिण में था, गुर्जर प्रतिहार वंश गुजरात महाराष्ट्र में था, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे मैप के द्वारा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छे से समझने के लिए हिस्ट्री क्लास 26 को ज़रूर देखें, ठीक है।
हिस्ट्री क्लास 26 को ज़रूर देखें लिखा हुआ है। तो आप हिस्ट्री क्लास 26 कहाँ ढूंढने जाओगे, तो आप सिंपल से जाना यूट्यूब पे और वहाँ पे सर्च कीजिएगा कन्नौज के लिए त्रिस्तरीय संघर्ष वीडियो बाय मैप। ठीक है, तो इतना सर्च कीजिएगा, आपको ये आ जाएगा, आप इसको समझ लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश में जो है सबसे पहले प्रथम आता है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ही गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। वत्सराज त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला गुर्जर, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला, ठीक है, संघर्ष में भाग लेने वाला पहला गुर्जर प्रतिहार शासक था। नागभट्ट द्वितीय जो है राष्ट्रकूट शासक गोविंद थीरी ने इसे पराजित कर दिया। राष्ट्रकूट शासक गोविंद थीरी ने इसको पराजित कर दिया था। मिहिर भोज जो था सबसे महान शासक था। कन्नौज को अपने क्षेत्र में पूर्णतः मिला लिया। ठीक है, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज को मिला भी लिया और उसको राजधानी भी बना लिया और आदि वराह की उपाधि धारण किया। था किसने? मिहिर भोज ने। और इसके दरबार में सुलेमान नामक अरबी यात्री आए थे। महेंद्रपाल इसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान कौन था? राजेश्वर के पुस्तक का नाम क्या है? उनकी जो पुस्तक का नाम है वो है काव्य मीमांसा। ठीक है, कर्पूरी मंजूरी, और उसके बाद हर विलास, उसके बाद बाल भारत। ठीक है, ये सभी पुस्तक के नाम है। ये पुस्तक किसने लिखा था? तो राजेश्वर ने लिखा था। राजशेखर ने लिखा था। और राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। महिपाल इसके दरबार में अरबी यात्री अलमसूदी, भूगोलवेत्ता, इसको क्या बोलते हैं? भूगोलवेत्ता थे एक, महिपाल के दरबार में आया था अरबी यात्री अलमसूदी। राज्यपाल इसके समय में 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। राज्यपाल के शासन में ही महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और इसने अधीनता स्वीकार कर ली। इसने क्या किया? हार स्वीकार कर लिया, जिसके कारण चंदेल शासक ने राज्यपाल की हत्या कर दी। चंदेल शासक ने जो है राज्यपाल की हत्या कर दिया था, क्योंकि तुम अधीनता स्वीकार क्यों किया। यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, यशपाल जो है इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति जो है गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो उत्पत्ति हुआ था गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था। ठीक है, प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वातापी के चालुक्य के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार क्या थे? चालुक्य के सामंत थे, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश को ही हरा करके चालुक्य अपने आप को स्थापना हुआ था। ठीक है, चालुक्य का स्थापना हुआ था और चालुक्य उस समय गुर्जर प्रतिहार को सामंत बना लिए थे। ठीक है, इसीलिए वो अभी बोल रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वातापी के चालुक्य के सामंत थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे ज़्यादा हानि किसको हुआ था? तो इसी वंश का हुआ था। सबसे ज़्यादा हानि किसका हुआ था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का ही सबसे ज़्यादा हानि हुआ था। अंतिम रूप से कन्नौज पर सफल प्राप्त किया। ठीक है, अंतिम रूप से कन्नौज पर सफल प्राप्त किया था गुर्जर प्रतिहार वंश। कन्नौज पर सफल प्राप्त किया। प्रतिहारों श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया जाता है। ठीक है, प्रतिहारों को श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। प्रतिहारों को, गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद गहरवाल वंश आए। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद
गढ़वाल वंश आए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। इसने एक स्थापना किया था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था गोपाल ने। वो किस शाखा था? तो महायान शाखा से, महायान शाखा से। और ये कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ कहाँ है? तो बिहार में है। धर्मपाल के बारे में अगर हम बात करते हैं, धर्म का पाल ने उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण किया था, परम भागवत की उपाधि धारण किया था, परम भटारिका की उपाधि धारण किया था। ठीक है, धर्मपाल ने 4 उपाधि धारण किया था, महाराज धीराज, उत्तरापत स्वामी, परम भागवत, परम भटारिका। ठीक है, गुजराती संत एक नाम है सोडल, इसी के दरबार में आते थे। ठीक है, सोइडल इसी के दरबारी थे, गुजराती संत थे। ठीक है, इसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, किंतु इनकी पराजय हो गई। धर्मपाल ने जो है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ठीक है, संघर्ष में भाग लिया, लेकिन इनकी क्या हो गई? पराजय हो गई। इसने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया तथा बांग्लादेश में, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बांग्लादेश में सोम विहार विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला की उपाधि धारण किया था, अति विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, और बांग्लादेश में सोम विहार विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो धर्मपाल ही था। ठीक है, महान शासक या प्रतापी शासक धर्मपाल था। और पाल वंश का वास्तविक संस्थापक भी इसको बोलते हैं। वास्तविक संस्थापक भी किसको बोलते हैं? तो धर्मपाल को बोलते हैं। नेक्स्ट है देवपाल। देवपाल जो है, इनकी जो राजधानी थी वो था मुंगेर। मुंगेर कहाँ पे है? तो बिहार में है। बिहार में अगर सबसे ज़्यादा बारूद बनता है वो मुंगेर में ही बनता है। नालंदा में बौद्ध भट्ट। ठीक है, नालंदा में बौद्ध मठ शिक्षा से संबंधित है, इन्होंने लिया था। इनके समय जावा इंडोनेशिया का शासक शैलेंद्र वंश के जो शासक थे बालपुत्र देव। ठीक है, इनके समय इंडोनेशिया में जो शासक था शैलेंद्र था। ठीक है, शैलेंद्र वंशीय शासक का जो बेटा था उसका पुत्र देव था। ठीक है, इसने बालपुत्र देव को क्या किया था कि बालपुत्र देव को नालंदा में बौद्ध विहार, बौद्ध का निवास स्थान के निर्माण के लिए अनुमति दिया। ठीक है, इसने बालपुत्र देव को नालंदा में बौद्ध विहार, बौद्ध का निवास स्थान के निर्माण के लिए अनुमति दिया। देखो अब इसको समझाते हैं। जैसे कि जावा इंडोनेशिया का जो शासक था शैलेंद्र, जो हम लोगों ने पहले जैसे पढ़ा था, उस वंश का एक शासक था बालपुत्र देव। उस वंश का शासक का नाम ही था बालपुत्र देव। ये क्या किया कि देवपाल से मिला और बोला कि भैया हमको नालंदा में बौद्ध विहार बनवाना है। ठीक है, तो देवपाल क्या बोला? अनुमति दे दिया। बालपुत्र देव को अनुमति दे दिया कि जाओ तुम नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण करो। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। देवपाल ने बालपुत्र देव को 5 गांव दान दिया। 5 गांव दान दिया और उसी में उन्होंने बौद्ध विहार की स्थापना किया था। तो जावा इंडोनेशिया जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसीलिए हम लोगों को जो है इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। महिपाल प्रथम इसी के समय में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण किया था। महिपाल इसी के समय में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण किया था। गोविंदपाल पाल वंश का अंतिम शासक था।
पाल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्रा। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पाल वंश की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्रा, किंतु बाद में राजधानी मुंगेर हो गई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पाल वंश की प्रारंभिक राजधानी बताओ, राजधानी नहीं, प्रारंभिक राजधानी कहाँ था, तो पाटलिपुत्रा। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ था, राजधानी उसकी मुंगेर हो गई थी। पाल वंश के शासक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, पाल वंश के जो शासक थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनका जो क्षेत्र था वो क्षेत्र था बंगाल और बिहार। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं, इसको हम लोग को याद करना है। हम लोगों ने भी जस्ट पढ़ा था उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ, जो इसका जो स्थापना किया था वो किया था गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग जस्ट पढ़ा था भागलपुर। और धर्मपाल ने एक और स्थापन किया था, बांग्लादेश में स्थापना किया था, सोम विहार विश्वविद्यालय का स्थापना किया था धर्मपाल ने। ठीक है, अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में ही है, जो इसकी जो स्थापना किया था कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, ये 4 नाम तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, एक और नाम है तक्षशिला विश्व महाविद्यालय, जो पाकिस्तान में है। तक्षशिला महाविद्यालय जो है विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। और राजा तक्ष बोलो या राजा दक्ष बोलो, इसी ने स्थापना किया था। ठीक है, और ये जो 5 विश्वविद्यालय हैं, ये सारे विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं सेन वंश हम लोग पढ़ते हैं। तो सेन वंश का जो संस्थापक था वो था सामंत सेन। ठीक है, विजय सेन। अब हम लोग चलते हैं विजय सेन के बारे में। विजय सेन था स्वतंत्र तथा वास्तविक सेन वंश का वास्तविक संस्थापक। सेन वंश का वास्तविक संस्थापक था विजय सेन। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कौन से भगवान का है, तो शिव भगवान का है। और ये जो विजय सेन थे शैव धर्म से संबंधित थे। ठीक है, मतलब शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, नेक्स्ट है बल्लार सेन। बल्लार सेन ने पुस्तक लिखा था दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किया था बल्लार सेन ने। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग चले आगे तो आगे आता है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन की अगर हम बात करते हैं तो अद्भुत सागर को पूरा किया था। ठीक है, लक्ष्मण सेन ने अद्भुत सागर को पूरा किया था। सेन वंश का अंतिम शासक जो है लक्ष्मण सेन को ही माना जाता है। ठीक है, सॉरी, दरबारी जो विद्वान थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में जो विद्वान रहते थे, एक तो नाम है जयदेव। ठीक है, जयदेव ने रचना किया था गीत गोविंद का, आप लोग को ये पता ही होगा। अच्छा, धोई नामक जो विद्वान रहते थे वो लक्ष्मण सेन के ही दरबार में रहते थे। एक था हलायुद्ध जो है वो भी ब्राह्मण लक्ष्मण सेन के दरबार में ही रहते थे। ठीक है, तो धोई ने पवन दूत नामक रचना किया था और हलायुद्ध ने ब्राह्मण सर्वस्व यानी कि ब्राह्मण सर्वस्व की रचना किया था हलायुद्ध ने। लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री हलायुद्ध था। मतलब लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री, इन्होंने हलायुद्ध को बना रखा था। ठीक है, बट उनके दरबार में जो है धोई और जयदेव भी रहते थे। इसके समय बंगाल पर आक्रमण किया गया। इसके समय पर ही लक्ष्मण सेन के समय पर ही बंगाल पर आक्रमण किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियारपुर खिलजी। ठीक है, इसी के समय लक्ष्मण सेन के समय ही कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल पर आक्रमण किया गया था और इसी अभागा ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था, जो जलकर राख हो गया था। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं सेन वंश की राजधानी। सेन वंश की जो राजधानी था वो था लखनऊ थी। इसको बोलते थे नदिया, बंगाल में है।
सेन वंश का अभिलेख जो है, सेन वंश का जो अगर अभिलेख की बात करें तो किस भाषा में है, तो हिंदी भाषा में है। प्राचीन काल में अंतिम हिंदू वंश सेन वंश था। प्राचीन काल में अंतिम हिंदू वंश कौन था, तो सेन वंश था। ठीक है। कश्मीर का राजवंश, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कश्मीर में जो वंश हुआ था कश्मीर में, तो कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, ये 3 वंश जो है कश्मीर के राजवंश से संबंधित है। तो अगर हम पहला बात करेंगे तो कारकेट वंश, कारकेट वंश जो है दुर्लभवर्धन जो है इस वंश के संस्थापक है। इसके दरबार में हेनसांग आया था। ठीक है, इसके दरबार में जो है भाई हेनसांग आया था दुर्लभवर्धन के। ललितादित्य मुक्तापीड जो है, ललितादित्य मुक्तापीड इस वंश का अंतिम शासक, कारकेट वंश का अंतिम शासक था। सबसे प्रतापी एवं महान शासक इसको बोला जाता है, महान शासक इसको बोला जाता है। इसके द्वारा कश्मीर में सूर्य का प्रसिद्ध उदंत मार्तंड मंदिर बनवाया था। हाँ भाई, उदंत मार्तंड मंदिर तो हमने भी सुना हुआ है। तो इसी ने उदंत मार्तंड मंदिर का स्थापना करवाया था। किसने करवाया था, तो ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था, जो कारकेट वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग उत्पल वंश के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोहार वंश के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे उत्पल वंश। उत्पल वंश का जो संस्थापक है वो है अवंती वर्मन। ठीक है, वो है अवंती वर्मन, इसका जो संस्थापक है अवंती वर्मन। क्षेमेंद्र गुप्त इसकी शादी लोहार वंश की राजधानी बोल रहे हैं, इसकी जो शादी हुआ था लोहार वंश की राजकुमारी रानी दिद्दा से हुई, किंतु क्षेमेंद्र गुप्त की जल्द मृत्यु हो गया। ठीक है, तो क्षेमेंद्र गुप्त की जल्दी मृत्यु हो गया शादी के बाद। उसके बाद जो है जो बनी वो रानी दिग्गा ही जो है उत्पल वंश की रानी बनती है। उसकी जो शासन इसने किया था वो क्या था, 980 से लेकर 1003 AD के बीच में इसने शासन किया था। इस वंश में प्रथम महत्वाकांक्षी शासिका रानी दिद्दा थी। ठीक है, इसको बोलते हैं महत्वाकांक्षी शासिका जो है, इसको बोला जाता है, जो क्षेमेंद्र गुप्त की पत्नी थी। रानी दिद्दा को कश्मीर का कैथरीन कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, तो कश्मीर का कैथरीन बोलते हैं इसको। ठीक है, कश्मीर का कैथरीन बोलते हैं रानी दिद्दा को। सूर्यवर्मन II इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सूर्यवर्मन II था। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे लोहार वंश के बारे में। लोहार वंश के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो संग्राम रागे, इस वंश का जो संस्थापक था वो था संग्राम राज जो है इस वंश का संस्थापक था। फिर हम लोग आगे चल देंगे तो राजा हर्ष, जो राजा है राजा हर्ष, इसके समय कश्मीर में भीषण अकाल, कश्मीर में क्या हो गया, भीषण अकाल पड़ा और इसने टैक्स को बढ़ा दिया। देख लो पगला के, अकाल बढ़ गया और टैक्स को भी बढ़ा दिया। इसके दरबार में विद्वान कलहन रहते थे। इसके दरबार में राजा हर्ष के दरबार में लोहार वंश, राजा हर्ष के दरबार में जो है विद्वान कलहन रहते थे। और केवल कलहन का ही पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी जो है, इसमें जो है 1128 AD के बीच से लेकर के 1155 AD के बीच की जानकारी मिलती है। कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, राजतरंगिणी जो है कश्मीर का इतिहास बताता है। ठीक है, लोहार वंश की राजधानी बताता, मतलब जानकारी बताता है। कलहन जो राजतरंगिणी उन्होंने पुस्तक लिखा है, उन्होंने लोहार वंश और कश्मीर की इतिहास के बारे में बताया है। कश्मीर का नीरो कहा जाता है। राजा हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। ठीक है, नीरो। जय सिंह, अगर हम लोग जय सिंह के बारे में बात करें तो इस वंश का अंतिम शासक। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक, किस वंश का अंतिम शासक, तो लोहार वंश का अंतिम शासक था जय सिंह। कलहन
जय सिंह के दरबार में भी रहें। कल्हण जो है जय सिंह के दरबार में भी रहें। इसके समय जैनुल आबादीन ने कश्मीर पर आक्रमण किया। इसके समय जैनुल आबादीन ने कश्मीर पर आक्रमण किया। ठीक है, जैनुल आबादीन कश्मीर को जजिया कर समाप्त कर दिया। देखो भाई, जैनुल आबादीन जैसे ही कश्मीर में आया तो क्या किया, जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको जो है हम रेड से हाईलाइट करेंगे। कश्मीर का अकबर किसको बोलते हैं? कश्मीर का अकबर बोलते हैं जैनुल आबादीन को। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कश्मीर का अकबर किसको बोलते हैं? तो जैनुल आबादीन को बोलते हैं। कोणार्क, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो सूर्य मंदिर के बारे में है। तो सूर्य मंदिर सिर्फ एक ही मंदिर नहीं है। सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, फिर इसके बाद उदंड मार्तंड का सूर्य मंदिर, ये भी सूर्य मंदिर ही है। औरंगाबाद का सूर्य मंदिर, औरंगाबाद का सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? तो बिहार में है। तो बिहार में भी एक सूर्य मंदिर है। ठीक है, औरंगाबाद के सूर्य मंदिर को देव मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो सूर्य मंदिर है, अब छठ पूजा आ रहा है ना, छठ पूजा में देखिएगा कि ये सूर्य मंदिर के आसपास जो छठ होता है, इतना भीड़ रहता है यहाँ पे, आपको बता नहीं सकते हैं। एकदम भयानक भीड़ रहता है छठ पूजा में यहाँ पे। ठीक है, तो पहला बिहार जो है औरंगाबाद में हो गया। फिर उसके बाद उदंड मार्तंड सूर्य मंदिर फिर हम लोग जस्ट पढ़ा है, वो भी कहाँ पे है? कश्मीर में है। ठीक है, फिर उसके बाद मोढेरा। मोढेरा कहाँ है? तो गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में है। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। कोणार्क जो है उड़ीसा में है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। ब्लैक पैगोडा बोला जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है, पूर्वी गंग वंश ने जो है इसको बनवाया था, कोणार्क के सूर्य मंदिर। नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। ये हम लोगों ने जस्ट पहले ही पढ़ा है। ठीक है, तो बार बार हम बर्मन बोल रहे हैं। नरसिंह प्रथम ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर को। ठीक है, नेक्स्ट वंश पढ़ते हैं हम लोग, गहरवाल वंश। गहरवाल वंश के जो संस्थापक है चंद्रदेव है। ठीक है, इसके पहली राजधानी था वाराणसी। पहली राजधानी था वाराणसी, बाद में राजधानी क्या कर लिया? कन्नौज कर लिया। पहली राजधानी वाराणसी, बाद में कन्नौज। ठीक है, गोविंद चंद्र सबसे प्रतापी शासक था। इसकी जो पत्नी थी कुमार देवी, इसकी जो पत्नी थी कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख है। कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख है, इसी का सारनाथ अभिलेख है गहरवाल वंश। नेक्स्ट चलते हैं, जयचंद के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जयचंद के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक था जयचंद। इसकी एक बेटी थी, जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता। जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान जयचंद के साथ मिलकर तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। ठीक है, जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान जयचंद के साथ मिलकर मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। ठीक है, इन दोनों ने मिल करके क्या किया कि मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान जयचंद के साथ मिलकर मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज 3, जिसको पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, ने यानी पृथ्वीराज 3 ने जयचंद की बेटी संयुक्ता का अपहरण कर लिया। अच्छा, और उससे विवाह कर लिया, जिस कारण जयचंद्र और पृथ्वीराज 3 एक दूसरे के विरोधी हो गए। अब भाई जयचंद और पृथ्वीराज 3 को ही पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं। अब इसने क्या किया? जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, उसको किडनैप कर लिया, किडनैप करके उससे विवाह कर लिया। ठीक है,
विवाह कर लिया। अब इससे हो गया वो दोनों दुश्मन, जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान दोनों दुश्मन हो गया। और इसी के कारण जयचंद क्या किया, मोहम्मद गोरी से मिलकर तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। तो फिर जयचंद क्या किया, मोहम्मद गोरी के साथ मिल गया। जयचंद क्या किया, मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक घटना थी। तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक घटना थी, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद की हत्या कर दी। ले भाई, ठीक है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद की हत्या कर दिया। तो सब मर गया, जयचंद मर गया, पृथ्वीराज चौहान मर गया, बचा कौन, तो जयचंद की बेटी बच गई, संयोगिता बच गई। फिर उसके बाद गढ़वाल वंश की जानकारी कुमारी देवी का सारनाथ अभिलेख तथा चंद बरदाई का पुस्तक पृथ्वीराज रासो से मिलता है। ठीक है, गढ़वाल वंश की जानकारी किससे मिलता है, कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख से तथा चंद बरदाई का पुस्तक पृथ्वीराज रासो से मिलता है। ठीक है, तो चौहान वंश, अब हम लोग पढ़ेंगे चौहान वंश। चौहान वंश में सबसे पहले आता है वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव। क्षेत्र अजमेर। चौहान वंश कहाँ से संबंधित है, तो अजमेर से संबंधित है। अजमेर कहाँ है, तो राजस्थान में है। इसकी जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी है अहिछत्र, बाद में हो गया अजमेर। अजय राजा 2 द्वारा बनाया गया था अजमेर। ठीक है, विग्रहराज 4 विशलदेव पहला प्रतापी एवं शक्तिशाली शासक था। इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। सरस्वती मंदिर परिवर्तन 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सरस्वती मंदिर का परिवर्तन जो है, देखो, सरस्वती मंदिर बनवाया विशलदेव ने, लेकिन सरस्वती मंदिर को परिवर्तन करके 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक है, तो चौहान वंश, इसीलिए यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा कि सरस्वती मंदिर का परिवर्तन करके 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वीराज 3 या पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जयचंद के साथ मिलकर तराइन का प्रथम युद्ध, एक मिनट थोड़ा सा इसको प्लस कर लें। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की बेटी संयुक्ता का अपहरण कर लिया और उससे विवाह कर लिया, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। फिर क्या किया, जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दिया। फिर उसके बाद जो है दरबारी कवि जो है, इतना कुछ तो हम लोग पहले ही पढ़े थे। दरबारी कवि चंद बरदाई की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, यार नहीं हो रहा, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज 3 ने मोहम्मद गोरी की हत्या किया था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी की हत्या हुई थी। अन्य इतिहासकार के अनुसार मोहम्मद गोरी की हत्या खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने में 1206 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है ना, इसको हम लोग आपके लिए टिक कर देते हैं कि अन्य इतिहास के अनुसार मोहम्मद गोरी की जो हत्या हुआ था 1206 ईस्वी में हुआ था। किसने करवाया था, तो वो करवाया था खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
राजपूत वंश। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राजपूत वंश। इस वंश के उदय के बारे में चंद बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से जानकारी मिलती है। चंद बरदाई यानी कि इसे पृथ्वीराज रासो से जानकारी मिलती है राजपूत वंश के बारे में। इस वंश के अनुसार अरावली पर्वत माउंट आबू पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा एक अग्निकुंड यानी कि इसे हवन कुंड से 4 वंशों का उदय हुआ था। ठीक है, इसके अनुसार जो है अरावली पर्वत पर, देखो यहाँ पे अरावली पर्वत पर यानी कि इसे अरावली पर्वत माउंट आबू पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा जो अग्निकुंड हुआ, हवन कुंड, इसमें से 4 वंशों का उदय हुआ जो निम्नलिखित हैं। ट्रिक यहाँ पे बनता है पापा और चाचा। ट्रिक का नाम है पापा और चाचा। पा से प्रतिहार वंश, प से परमार वंश। दोनों प से नाम है, शुरू का 2 प, आपात का च। चाचा चालुक्य और चौहान, चौ से चालुक्य, चौ से चौहान। ठीक है, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। परमार वंश, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परमार वंश। देखो यहाँ पे जो हम लोग प्रतिहार वंश पढ़ चुके हैं, चालुक्य वंश भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं परमार वंश। तो उपेंद्र राज इस वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इस वंश का जो राजधानी था पहले था उज्जैन एमपी। ठीक है, उज्जैन एमपी था, बाद में धारा नगरी राजा भोज द्वारा बनाया गया था। बाद में क्या बन गया? धारा नगरी राजा भोज द्वारा बनाया गया था। अब पढ़ते हैं राजा भोज के बारे में। ठीक है, परमार वंश का राजा भोज के बारे में पढ़ते। इस वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, महान शासक था, शक्तिशाली विद्वान था, न्यायप्रिय शासक था। राजा भोज स्वयं विद्वान था, गणित, चिकित्सा, व्याकरण का। ठीक है, पर अनेक ग्रंथ लिखे। ठीक है, इन्होंने गणित, चिकित्सा, व्याकरण, इस पर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। राजा भोज जो है ज्योतिष शास्त्र का जानकार था। राजा भोज ज्योतिष शास्त्र का जानकार था। इसके दरबारी विद्वान राजा भोज के दरबारी विद्वान कौन था? राजा हर्ष था और मेरुतंग था। राजा हर्ष था और मेरुतंग था। नेरुधम चरित्र पुस्तक जो है राजा हर्ष, देखो राजा भोज के दरबार में जो विद्वान रहते थे राजा हर्ष और मेरुतंग, तो राजा हर्ष ने एक पुस्तक का नाम लिखा था, उसका नाम था नेरुधम चरित्र। मेरुतंग ने जो पुस्तक लिखा उसका नाम था चिंतामणि, इसका नाम था चिंतामणि। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाई जो शिक्षा एवं संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? राजधानी धारा नगरी को बनाया जो शिक्षा एवं संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। धारा नगरी में एक विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना करवाया था। धारा मंदिर में एक विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना करवाया था। राजा भोज द्वारा बनाया गया तालाब भोजराज तालाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, बनाया गया एक तालाब था, उसका नाम था भोजराज तालाब। ठीक है, बसाया गया नगर भोजनगर। राजा भोज ने एक नगर बसाया था, उसका नाम था भोजनगर। राजा भोज चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं चंदेल वंश के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो था नन्नुक। क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र था, बुंदेलखंड क्षेत्र था। इस क्षेत्र में पहले गुर्जर प्रतिहार वंश रहते थे। इस क्षेत्र में पहले गुर्जर प्रतिहार वंश रहते थे। राजधानी, इसकी जो राजधानी थी पहले कलिंजर था, बाद में खजुराहो एमपी हो गया। इसने अपनी राजधानी बनाने वाला शासक राजा धंग थे। इसे अपनी राजधानी यानी कि इसे खजुराहो एमपी राजधानी बनाने वाला जो शासक था वो था राजा धंग। ठीक है, यशोवर्मन
यशोवर्मन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसने गुर्जर प्रतिहार शासक देवपाल को पराजित कर दिया था। यशोवर्मन ने गुर्जर प्रतिहार शासक देवपाल को पराजित कर दिया। खजुराहो के मंदिर में विष्णु मूर्ति स्थापित किया। खजुराहो के मंदिर में विष्णु मूर्ति स्थापित किया। खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। हिंदू या जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो का जो मंदिर है वह हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राजा धंग के बारे में। राजा धंग के बारे में सबसे प्रतापी शासक, ठीक है, प्रतापी शासक था। मध्य प्रदेश के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था 999 ईस्वी में। ठीक है, 999 ईस्वी में लगभग जो है 1000 ईस्वी से जस्ट एक साल पहले 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था राजा धंग ने। इसके द्वारा मंदिर निर्माण करवाया गया था जिन्नाथ मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, राजा धंग प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम में शिव की उपासना करते हुए प्राण को त्याग दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, शिव की पूजा करते हुए प्राण को त्याग दिया। भाई, प्रयागराज के गंगा यमुना के संगम पर राजा धंग ने प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर शिव की उपासना करते हुए प्राण को त्याग दिया। विद्याधर, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्याधर के बारे में। इनके समय मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था। विद्याधर के समय मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था। इसने गुर्जर प्रतिहार के शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि इसने मोहम्मद गजनवी की सामना नहीं किया बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया, जो हार गया था। ठीक है, परमादी देव, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परमादी देव के बारे में। इस वंश का अंतिम शासक था, चंदेल वंश का अंतिम शासक। भाई देखो, चंदेल वंश ही है ना, तो चंदेल वंश का अंतिम शासक था परमादी देव। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार ली। ठीक है, कुतुबुद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसके कारण उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दिया। अजय देव ने उनकी हत्या कर दिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों सोलंकी वंश गुजरात का चालुक्य वंश। सोलंकी वंश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, गुजरात का चालुक्य वंश बोल सकते हैं। ठीक है, मूलराज प्रथम, देखिए ये है मूलराज प्रथम, इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, इस वंश का संस्थापक कौन था, तो मूलराज प्रथम था। राजधानी क्या था, अनहिलवाड़ा। थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं भीम प्रथम के बारे में। ठीक है, भीम प्रथम, इसके समय में मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। देखिए, अब दक्षिण भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे मध्य भारत का इतिहास इसके बाद। ठीक है ना, तो बस एक पेज और बचा हुआ, ध्यान से पढ़ लीजिए। तो इसके समय मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया और मंदिर लूट लिया था और भीमवन को पराजित कर दिया था। इसके सामंत बिमल शाह, किसके सामंत, बिमल शाह, भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने राजस्थान में माउंट आबू अरावली पर्वत पर प्रसिद्ध दिलवारा का जैन मंदिर निर्माण करवाया था। भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने क्या करवाया था, दिलवारा का जैन मंदिर स्थापना करवाया था। कहाँ पे, माउंट आबू पे। ठीक है, अच्छा, भीम प्रथम के बाद जो राजा आया था वो था जयशाह सिद्धराज। भीम प्रथम के बाद देखिए
जो राजा का नाम दिया हुआ है उसके बारे में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप समझिए कि अगर एग्ज़ाम में राजा को सजाने के लिए आया कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, जैसे मान लो कि सोलंकी वंश का राजा का क्रमानुसार अगर आपको सजाने के लिए दे दिया जाए तो जब तक आपको राजा का नाम याद नहीं रहेगा तब तक नहीं बनेगा। इसीलिए सर जो है जय सिद्धराज इसको बीच में ऐड किए ताकि आपको पता रहे कि भीम 1 के बाद जय सिंह सिद्धराज आया था, उसके बाद भीम 2 आया था। ठीक है ना, इस तरीके से याद करना है आपको, क्योंकि क्रमानुसार एग्ज़ाम में क्वेश्चन में सजाने के लिए पूछता है, खास करके जो बड़ा जो एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, किसी में भी। तो फिर आगे चलता है भीम 2 के बारे में पढ़ते हैं। इनके समय में मोहम्मद घोरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया और भीम 2 ने मोहम्मद घोरी को पराजित कर दिया। भैया घोरी को पराजित कर दिया भीम 2। यह मोहम्मद घोरी की प्रथम पराजय थी। हाँ, घोरी की प्रथम हार थी। इस वंश का अंतिम शासक भी था। भीम 2 जो था इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम प्रथम था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मेवाड़ वंश। देखिए इसके बाद हम लोग का जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास है। बस इतना और बचा हुआ, एक पेज और बचा हुआ, आप लोग ध्यान से बस पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग का प्राचीन भारत का इतिहास आज हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। मेवाड़ राजवंश, राजा रतन सिंह जो है इस वंश के संस्थापक हैं और इसकी जो राजधानी है चित्तौड़ थी। इसकी शादी रानी पद्मावती से हुआ था। राजा रतन सिंह की जो शादी हुआ था रानी पद्मावती से हुआ था। पद्मावत नामक पुस्तक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत नामक पुस्तक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। राजा रतन सिंह की हत्या 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। ठीक है, और जो है जौहर रानी पद्मावती जौहर है, यानी कि से इनकी पत्नी है। सिसोदिया वंश, अब हम लोग सिसोदिया वंश देखिए हम लोगों ने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के जो है उसके बारे में एक मूवी भी आया था शायद। चलिए सिसोदिया वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिसोदिया वंश मेवाड़ राजवंश की अंतर्गत ही है आता है। ठीक है, मेवाड़ राजवंश के अंतर्गत ही आता है सिसोदिया वंश। अब हम लोग पढ़ते हैं सिसोदिया वंश के अंदर में राणा कुंभा और उसके बाद है राणा सांगा। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ में किसने करवाया था? तो राणा सांगा ने करवाया था। एग्ज़ाम में पूछता है, इसको हम जो है पिंक से बोलेंगे, इसमें खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें राणा सांगा की जीत हुआ था। एग्ज़ाम में पूछता है, इसीलिए जो है अलग से टिक लगा दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। खतौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। ठीक है, अब जो है सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। ठीक है, सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को क्या बोलते थे भाई? सूर्यवंशी बोलते थे। सूर्यवंशी, कि हम सूर्यवंशी हैं। तो भाई इसी के साथ आज हम प्राचीन भारत का इतिहास ख़त्म कर दिए हुए हैं और हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है कि आज हम प्राचीन भारत का इतिहास टोटल वीडियो बना करके ख़त्म कर दिए हुए हैं। और अब से हम एक वीडियो टोटल मास्टर वीडियो, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास जितना भी वीडियो हम अभी तक आपको करवाए हुए हैं सभी को एक वीडियो में कंबाइन करके मास्टर वीडियो बना देंगे, जो भी आपका 10 से 12 घंटा का होगा या फिर 10-20 घंटा का होगा। वो सारा नोट्स एक ही वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आप लोग उस वीडियो को प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा। और आज हम यही कहेंगे कि अपना प्राचीन भारत का इतिहास ख़त्म हो गया है। अगले दिन से हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और साथ ही प्राचीन भारत जो है प्रेजेंट भारत, जो आपको आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास दोनों साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बस भाई आज का वीडियो हो सके आप लोग पसंद आया होगा। आज अपना बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो था। हम सोचे ही थे कि आज जो है हमको दक्षिण भारत का इतिहास पूरा ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल सब और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बोलना ना पड़े आप लोगों को, है ना, बार बार हमको बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।